नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको आदर्श आचार चुनाव संहिता के बारे में बताएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। इनमें दोषी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने तक की कार्रवाई शामिल है। जरूरी होने पर आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। यहाँ तक कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। चुनाव आयोग जैसे ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। आदर्श आचार संहिता उस चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी आदर्श आचार संहिता पर। जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सर। तो अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं आज के कार्यक्रम में। आज के विषय से संबंधित आप राय ले सकते हैं। आदर्श आचार चुनाव संहिता से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कॉल करें। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120 61279337 और दूसरा नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है 0120 61279338। सर, वैसे तो हमने अपनी प्रस्तावना में बहुत हद तक दर्शकों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से कि आचार संहिता का क्या मतलब होता है। देखिए ऋषि, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया और अगर शब्द को पूरा इस्तेमाल किया जाए तो आदर्श आचार संहिता और आदर्श आचार संहिता इलेक्शन से संबंधित या चुनाव से संबंधित, यानी एक ऐसी संहिता, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारी आचार यानी कि जो हमारा व्यवहार है उस व्यवहार को, आदर्श व्यवहार को प्रस्तुत करता है। विशेष तौर पर जो हम बात कर रहे हैं चुनाव की, कि चुनाव के अंदर आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो चुनाव को जीतना होता है। जब हर राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि चुनाव को जीता जाए तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे कृत्य हो सकते हैं, ऐसे काम हो सकते हैं जो कि एक आदर्श जो व्यवहार है उससे अलग हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे संविधान के अंदर भी प्रोविजन था और इसके अलावा जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने सभी राजनीतिक दलों से मिलकर एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तैयार किया जो सभी को स्वीकार्य है। यानी कोई उसको चैलेंज नहीं करता, कोई उसको ये नहीं कहता कि ये हम इसको नहीं मानते। तो सभी राजनीतिक दलों द्वारा वो स्वीकार्य एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जो आदर्श जो आचार संहिता के नाम से है कि भाई किस तरीके से हम एक आदर्श रूप से अपने आचार को करना है और जिससे कि जो इलेक्शन है, जो निर्वाचन है वो एक बहुत अच्छे ढंग से हो सके, वो एक आदर्श तरीके से हो सके और एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को बनाया जा सके। तो ये पूरी संहिता जो है, ये समझो पूरे डॉक्यूमेंट जो है जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा। ये समय समय पर इसमें काफी बदलाव भी आते हैं। तो ये पूरी संहिता होती है, डॉक्यूमेंट होता है जो कि राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस हिसाब से वो लिखा गया उसको पूर्ण रूप से वो उसको माने, जिससे कि जो निर्वाचन है वो निष्पक्ष हो सके और हमारी विश्व के अंदर जो हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनके मूल्यों की विश्व में प्रशंसा हो सके। जी सर, आपने दर्शकों को समझाया कि आदर्श आचार संहिता क्या है और लोकतंत्र में आदर्श आचार संहिता की आखिरकार आवश्यकता क्यों है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आचार संहिता को कब लागू किया जाता है। देखिए, आचार संहिता को जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन की डेट होती है, वो डेट चुनाव आयोग जो है निर्धारित करता है और निर्धारित करने के बाद उसको अपनी वेबसाइट पे या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चुनाव आयोग को डेट को
वो घोषित करते हैं कि चुनाव की ये जो डेट है, पूरा प्लान है, उसको बताते हैं। वो जो डेट होती है वो राज्य स्तर पर हो सकती है, राज्य चुनाव की हो सकती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है, वो उपचुनाव की हो सकती है। तो जब भी जिस क्षेत्र के अंदर चुनाव की जो तिथि होती है, उस तिथि को जिस दिन वो तिथि घोषित की जाती है, तो समझ लीजिए कि जो चुनाव की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई। और जब तक चुनाव की प्रक्रिया खत्म होती है, जब तक मतगणना की प्रक्रिया जो होती है वो होती है, तब तक वो जो बीच का समय होता है वो आदर्श आचार संहिता के नाम से जाना जाता है, कि उस बीच के अंदर सभी राजनीतिक पार्टी, विशेष तौर पर जो सत्तारूढ़ दल होता है, उन पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे कि जो उनके पास जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का वो या उस जो उनके पास विशेष स्रोत है, उन स्रोतों को वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। तो यही विशेष बात होती है जो हमारे लोकतंत्र के अंदर, कि जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें और सुधार करते हैं और बेहतर लेके आते हैं, कि जब भी चुनाव हो वो आदर्श तरीके से हो और लोकतंत्र में उनकी आस्था और मजबूत हो। जी सर, ये भी समझाएं, क्या इस दौरान जनसभा आयोजित करने या फिर जुलूस निकालने पर कोई प्रतिबंध होता है क्या? देखिए, सामान्यतः जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, और इलेक्शन के अलावा भी जब भी कहीं पर कोई जनसभा होनी होती है या मान लो जुलूस निकालना होता है, यानी कि जहां पर ज्यादा लोगों की संभावना होती है, इकट्ठा होने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में वहां लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य प्रशासन होता है, जिसके अंदर जो जिला प्रशासन है और जो आपका पुलिस प्रशासन है, वहां से जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। आपको संबंधित अधिकारी को बताना पड़ता है कि जो जनसभा है वो कितने लोगों की होगी, और वो या जुलूस है वो कितने लोगों का होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसके अंदर गाड़ियां होंगी या लोग पैदल होंगे या किस तरीके से, और उसका मार्ग, अगर जुलूस की बात करते हैं तो उसका रूट क्या होगा। यानी वहां का जो जिला प्रशासन होता है या जो स्थानीय प्रशासन होता है, उनका काम यही होता है कि जब भी कोई जनसभा या कोई जुलूस जो है उसकी परमिशन वो अपनी जो एज पर लॉ में वो ग्रांट करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ऐसी सारी व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए कि जिससे कि कोई भी जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़े ना, और कोई भी दुर्घटना की संभावना है या कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे लोग जो कि उस व्यवस्था को में फायदा उठा सकते हैं या माहौल बिगाड़ सकते हैं या कोई और मिस हैपनिंग कर सकते हैं, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय प्रशासन है उससे परमिशन लेनी होती है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट की परमिशन के हिसाब से ही आपको जो जनसभा होती है या जो जुलूस होता है उसको निकालना होता है। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक और सवाल, क्या पुलिस अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जनसभाओं के लिए या जुलूस के लिए या सामान्य प्रचार के लिए किया जा सकता है या नहीं? देखिए, ये भी अब हम बात करते हैं कि लाउड स्पीकर का जो अपने आप में इस्तेमाल है, चाहे वो इलेक्शन का हो या इलेक्शन का ना हो, तब भी सबसे पहले तो उसके ऊपर जो नियम लगता है कि रात को 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक आप कोई भी ऐसा लाउड स्पीकर जिसकी आवाज जो प्रिस्क्राइब्ड जो उनका नॉर्म है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, आप उससे ज्यादा जो बहुत ज्यादा आवाज वाले जो लाउड स्पीकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए परमिशन स्थानीय प्रशासन से लेनी बहुत जरूरी है। अगर परमिशन नहीं लिए तो स्थानीय प्रशासन को अधिकार होगा कि वो ऐसे गैर कानूनी लाउड स्पीकर से उनको जब्त कर सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग है कि वो भी स्थानीय प्रशासन भी जो ऑलरेडी बने हुए हमारी जो नियम है, जिससे विशेष तौर पर आपको 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले इस बीच में कभी भी लाउड स्पीकर की जो है केवल आपात स्थिति को छोड़कर लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं दी जाती है। और इसके बाद भी जब दी जाती है, समय के बीच में दी जाती है, तो वो भी देखा जाता है कि लाउड स्पीकर जो है कितने लाउड स्पीकर लग रहे हैं, लाउड स्पीकर कहाँ लग रहा है, उसके लाउड स्पीकर की आवाज की रीच कितनी है, इन सारी बातों को जो स्थानीय प्रशासन होता है उसकी परमिशन से ही ली जा सकती है। और उन सबका ब्यौरा जो है वो जो व्यक्ति चुनाव उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहा है या उसके जो एजेंट्स है, उनको चुनाव आयोग को, स्थानीय चुनाव आयोग को देना होता है और स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेनी आवश्यक है।
जी सर, इसकी समय सीमा को लेकर भी आपसे और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि सामान्य दिनों की तो आपने यहाँ पर बात की लाउड स्पीकर के बारे में। सामान्य दिनों में भी लाउड स्पीकर कितने बजे से और कितने बजे तक बजाना चाहिए, उसकी क्या समय सीमा है, वो तो आपने बताया। इसके साथ ही क्योंकि चुनावों के समय में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए भी क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? लाउड स्पीकर का जी देखिए जो इस्तेमाल है विशेष तौर पे तो ये देखा जाता है कि जब भी हमारे देश में जो चुनाव की जब प्रक्रिया होती है, आपने गौर किया होगा कि जब आम चुनाव की जब भी घोषणा होती है तो आम चुनाव की घोषणाओं को का ध्यान में रखते हुए हमेशा जो एग्जाम्स जो होते हैं, जो एग्जामिनेशन होती है, उसको ध्यान में रखा जाता है कि एग्जामिनेशन के बाद या एग्जामिनेशन से काफी दिन पहले ही जो है चुनाव की प्रक्रिया हो, जिससे कि जो बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है वो उनका एग्जाम डिस्टर्ब ना हो सके। इसके अलावा एक नियम सीमा भी होती है कि जो अगर कोई भी जनसभा या कोई भी जुलूस है, अगर वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है या लगातार इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई भी ऐसा स्थल जिसके पास से लाउड स्पीकर के होने से वहां के लोगों को अगर सामान्य रूप से समस्या हो रही है तो भी वहां पर लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए कोई अस्पताल है या कोई और ऐसी संस्थान है, तो इन सारी बातों को, और इसके अलावा जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय को ध्यान के रखते हुए। इसके अलावा एक और प्रक्रिया है कि जैसे मान लो जनसभा होती है, कई बार धार्मिक माहौल भी जो होता है बिगड़ जाता है, तो इन सारी बातों को देखते हुए जो स्थानीय प्रशासन है इन सब बातों को देखते हुए ही लाउड स्पीकर की समय की, दिन की, इन सारी बातों की जो परमिशन है तभी ग्रांट करता है। आज हम बात कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता को लेकर, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। आज इस विषय पर कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आदर्श आचार संहिता में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध होता है, जिनकी अनुमति नहीं दी जाती है? देखिए ऋषु, अगर हम आदर्श आचार संहिता की बात करते हैं तो पूरी संहिता को विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये संहिता एक नेगेटिव कॉनोटेशन में ही है कि हमें कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, और जो नहीं करनी चाहिए तो सबसे ज्यादा जो दबाव होता है, सबसे ज्यादा प्रतिबंध जो होता है, वो सबसे ज्यादा प्रतिबंध सत्तारूढ़ दल के ऊपर होता है। जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो दल पोजीशन में होता है, पावर में होता है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर जो है प्रतिबंध होता है। बहुत बार आपने देखा होगा राजनीतिक जो पार्टियां होती है, राजनीतिक नेता होते हैं, वो ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का वो जो उनका उद्घाटन करते हैं, या मान लीजिए उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं जो योजना भविष्य में होने वाली है। तो ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई कल्याणकारी योजना जिसका हम नाम लेते हैं, या ऐसी कोई प्रलोभन वाली योजना, उन सब पर प्रतिबंध होते हैं। सत्तारूढ़ दल उनको अभी जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो ऐसी योजनाओं की कोई भी घोषणा नहीं करेगा। बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, अधिकांश बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो सरकारी अधिकारी को जो काम करने का जो तरीका होता है, वो जो सामान्यतः जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उनकी इच्छा तो होता है कि कौन सा अफसर कौन सी जगह काम करेगा। सामान्य रूप से ये उनका प्रेरोगेटिव होता है, उनका राइट होता है। लेकिन जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो वो लागू होने के बाद किसी भी बड़े अधिकारी की जो 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 ट्रांसफर होता है या कोई नई नियुक्ति जो होती है वो सत्तारूढ़ दल नहीं कर सकती। वो सारे काम जो कि आदर्श, जो किसी भी रूप से आप उसको सामान्य रूप से समझे, तो वो सारे काम जो किसी भी रूप से एक आदर्श व्यवस्था को के तालमेल को ऊंचा नीचा करते हैं, यानी वो दल जो सत्ता में है और वो दल जो सत्ता में नहीं है, उनके बीच के अधिकारों को, उनके बीच के रिसोर्सेज को, उन पावर्स को जो इनबैलेंस जो करते हैं, उस इनबैलेंस को खत्म करने के लिए, उसके जो संतुलन को खत्म ना किया जाए, संतुलन बना के दोनों को पूर्ण रूप से अपने आप को एक्सपोर्ट करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को बढ़ाने का, वो सारे के सारे जो है उनको जो स्रोत है और जो सारे अवसर है वो बराबर मिले। तो वो सारी चीजों को जो है आचार संहिता में किया जाता है, और सारी चीजों को नहीं किया जाता जिससे किसी भी तरीके से जो आदर्श व्यवस्था है उस पर कहीं भी रोक लगाई जाए। जी सर, आदर्श व्यवस्था के बारे में आप यहाँ समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को। सर, ये भी बताएं, क्या ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल किसी भी समय आयोजित, प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे आप समझते हैं, आप मीडिया में हैं ऋषु,
अब से कुछ सालों पहले ओपिनियन पोल की स्थिति अलग थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की जो न्यू जजमेंट द्वारा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जब से आचार संहिता लागू हो जाएगी तो ओपिनियन पोल जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक कि लास्ट काउंटिंग नहीं हो जाती है। लास्ट काउंटिंग होने के बाद जो ओपिनियन पोल लोग देना चालू कर देते हैं, हालांकि जो उसकी जो रिजल्ट है, रिजल्ट बाद में करेंगे, लास्ट काउंटिंग होने के बाद ही ओपिनियन पोल की जो व्यवस्था है वो उसके बाद लोग अपना बताना चालू करते हैं। यानी अगर तो सामान्य रूप से समझा जाए कि जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया में जो आचार संहिता है, आचार संहिता का ही एक रूप जो है एग्जिट पोल है, क्योंकि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं लोगों के जो माइंड सेट है, लोगों की जो सोच है, वो उस उम्मीदवार के प्रति, उस राजनीतिक दल के प्रति कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और लोग प्रभावित होते हैं। और आदर्श आचार संहिता यही बताती है कि जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो और बिना प्रभावित हुए वो अपने वोट को, निष्पक्ष वोट को दे सके। इसलिए एग्जिट पोल को विशेष रूप से जिस समय इलेक्शन चल रहा होता है, इलेक्शन से बहुत पहले या कुछ दिन पहले उसको उसको जो प्रसारित करने की बात होती है उसको रोका जाता है। आचार संहिता से पहले एग्जिट पोल हो सकता है, उसके बाद इन सारी प्रक्रियाओं पर रोक लगी होती है। जी सर, कुछ और प्रश्न हैं जो हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। क्या निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? देखिए ऋषि, जैसे आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो मतदाता है वो लगातार बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे मतदाता बढ़ते हैं तो जो चुनाव बूथ होते हैं, चुनाव बूथों की संख्या पहले की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होती रहती है। जब भी एक नया बूथ जो होता है, नए बूथ की स्थापना करनी होती है, तो वहां पर जो संबंधित अधिकारी है उसको वो पूर्ण रूप से जो है चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है। वो वहां पर आते हैं, उसका सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद परमिशन लेने के बाद ही बूथ जो है स्थापित हो सकता है। तो हर एक बूथ की जो इंक्वायरी होती है, नंबर होता है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन वो चुनाव आयोग के पास होती है और उसके द्वारा ही चुनाव आयोग जो है उनको कंट्रोल करता है सारी व्यवस्था को। इसलिए कोई भी जो नया चुनावी बूथ होता है वो बिना जो संबंधित अधिकारी है, चुनाव जो निर्वाचन अधिकारी है, उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता। जी सर, आरपी अधिनियम 1951 की धारा 77 खंड 1 के तहत लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों मतलब नेताओं को परमिट जारी करने का अधिकार किसको होता है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने जिस कानून की बात की उसमें सबसे पहली बात तो आप समझें कि स्टार प्रचारक जो होते हैं वो राजनीतिक दलों के वो लोग होते हैं जो बहुत जिनकी ख्याति होती है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और लोगों में लोग उनके प्रति बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर नियम है कि जो राजनीतिक पार्टियां, मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, वो 40 स्टार प्रचारक तक रख सकती है। जो गैर मान्यता प्राप्त है वो 20 तक रख सकती है। और जो स्टार प्रचारक होते हैं, इसके विशेष रूप से जो उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, इनको चुनाव आयोग को देना होता है कि चुनाव आयोग जो उनका खर्चा है वो किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां वो उठा रही है। वो भी एक नियम जो है वो इसीलिए है कि स्टार प्रचारक इतने अनकंट्रोल या इतने ज्यादा ना हो जाए किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कि जिससे कि वो दूसरी पार्टी जिनके पास स्रोत बिल्कुल नहीं है वो प्रभावित हो सके। तो उसको भी बैलेंस बनाने के लिए जो स्टार प्रचारकों की संख्या है उस पर नियम लगाया गया है और स्टार प्रचारकों की जो संख्या के बाद जो उनका खर्च है उस खर्च को भी चुनाव आयोग को उनकी सारी जो जितने एक्सपेंसेस हैं उनको सबको देना होता है कि सारी की सारी जो व्यवस्था है वो अपने आप में आदर्श आचार संहिता का हिस्सा है, जिससे कि हमारी चुनाव प्रक्रिया है, हमारा लोकतंत्र है, ये सारा लोकतंत्र मजबूत हो सके और चुनावी प्रक्रिया में लोगों की और ज्यादा आस्था हो सके। जी सर, ये भी बताएं कि क्या राजनीतिक दल का कोई नेता मतदान के दिन मतदान और मतगणना की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए निजी फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टर का उपयोग कर सकता है? देखिए, सामान्य रूप से जब भी कोई राजनीतिक नेता जो होता है, अब आपने जैसे राजनीतिक नेता कहा, आपने ये नहीं कहा कि वो राजनीतिक नेता कोई सत्ता दल का कोई मंत्री है, अगर वो लाभ के पद पर है, ठीक है, ऐसी स्थिति में तो वो अगर मान लीजिए वो निजी स्तर पे, अगर कोई राजनीतिक नेता है वो निजी स्तर पे कर रहा है, अपने पर्सनल जो एक्सपेंसेस कर रहा है तो अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति
राजनीतिक नेता भी है और वो एक मंत्री भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी बहुत हो जाती है कि निजी वाहन का वो प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर राजनीतिक नेता भी अगर मान लीजिए कोई निजी वाहन का प्रयोग कर रहा है तो वो भी केवल चुनाव आयोग की परमिशन से ही और बहुत लिमिटेड लिमिटेड पार्ट पे कर सकते हैं, वरना अनलिमिटेड वो नहीं कर सकते। सर, अंतिम सवाल आपसे। सर, कोई मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी या कोई अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में है कि नियुक्ति निर्वाचन अभिकर्ता, पोलिंग अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता के रूप में करने पर कोई प्रतिबंध है? बिल्कुल प्रतिबंध है। देखिए, जब भी आपने देखा कोई निर्वाचन अभिकर्ता यानी कोई किसी भी उम्मीदवार का कोई एजेंट है या पोलिंग वो है एजेंट है, या मान लीजिए मतगणना का मान लीजिए जो काउंटिंग का एजेंट है। अब क्योंकि जब यहाँ काउंटिंग होती है या पोलिंग हो रही होती है, वहां पर जो व्यवस्था होती है उसको बहुत सामान्य रखा जाता है। किसी भी तरह रूप से वहाँ की अपनी सुरक्षा जो होती है, जो सारी सुरक्षा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित होती है। ऐसी स्थिति में दूसरी सुरक्षा व्यवस्था को बीच में लाकर कहीं भी डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं दी जा सकती, और न ही किसी व्यक्ति को, किसी भी हथियारबंद व्यक्ति को जो सुरक्षा में ऑलरेडी सुरक्षा घेरे में, उसको ये परमिशन दी जाती है कि वो एजेंट के रूप में उस सुरक्षा के बीच में आ सके और उसको कहीं भी प्रभावित कर सके। तो ऐसे व्यक्तियों को इस जो निर्वाचन अभिकर्ता या स्पेशल एजेंट या जो पोलिंग एजेंट बनाने की परमिशन नहीं दी जाती। सर, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा अंतिम सवाल है, लेकिन आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए चलते चलते एक और सवाल आपसे। क्या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, इसको भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आदर्श जो आचार संहिता है, इसी के अंदर जो है हमारा जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसके अंदर ही ऑलरेडी हमारे पास लॉ है कि इसमें जो, जैसे आपने अभी सुना होगा कि आम आदमी पार्टी का गाना था, उस गाने के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रोक लगाई। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई वोटिंग करता है या कोई और ऐसे चीजों को पेश करता है, तो जो चुनाव आयोग है उनको अधिकार होता है, और उनका अधिकार यहाँ तक होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इतना ज्यादा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको नॉमिनेशन तक भी कैंसिल किया जा सकता है। तो नोटिस भी दी जाती है और कार्रवाई भी की जाती है, और वो नहीं करता तो इसके अलावा जो कानूनी प्रक्रिया है यानी फौजदारी मुकदमा तक भी उनके द्वारा जो चुनाव आयोग करा सकता है। जी सर, आज के विषय पर तमाम दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।